ये 3 साल जो मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसके दो विशेषताएं हैं। 84 के बाद 30 साल के अंतराल के बाद पहली दफा जनता ने बहुमत की सरकार बनाई और एनडीए को 2/3 लगभग बहुमत है और एक मजबूत नेता मोदी जी के रूप में मिला। 3 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है, सत्ता विरोधी लहर चलती है, उसके बजाय अब मोदी जी से ज्यादा प्यार लोगों को हुआ है। 2014 में मोदी जी को विश्वास के साथ लोगों ने आशा के साथ वोट दिया था कि विद होप ही विल डिलीवर। अब वो विश्वास के साथ वोट दे रहे, सो दैट होप is converted into confidence. That's a major gain. So instead of anti-incumbency, we are experiencing pro-incumbency. ये एक बड़ा विशेष है। और दूसरा विशेष ये है कि 3 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप भी नहीं लगा। ये अपने आप में जब 10 साल पूरे भ्रष्टाचार के थे तब ये बहुत महत्व रखता है। और आज हमारी सबसे बड़ी पूंजी मोदी जी की बढ़ती विश्वसनीयता है, अद्भुत विश्वसनीयता है। गरीब जो एक समय कांग्रेस का प्लैंक था वो अब बीजेपी का बन गया, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन पे उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, जनता से वो कट गए, क्योंकि गरीब जनता को लगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो गरीब के पक्ष में है, बेईमानों के खिलाफ है, और कांग्रेस बेईमानों का पक्ष लेती हुई दिखाई दी। तो ये एक बड़ा परिणाम हुआ। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि एक सुशासन देना, एक पारदर्शी, वो देता हूँ ना। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जो काम किया है, एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, जबरदस्त काम हुआ। अब क्या हुआ, जितना भी बैंक में पैसा जमा हुआ वो किसने दिया और कितना भरा वो अब हिसाब है। तो 91 लाख नए करदाता तैयार हो गए, इसमें से और भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। एसआईटी की स्थापना हो गई, बेनामी प्रॉपर्टी का कानून बना, साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर से जो भारत का ही पैसा बाहर जाके वापस आता था, ब्लैक का व्हाइट होता था, वो खत्म किया। सभी देशों के साथ संधियों का नया निर्माण हुआ। तो अभी इंफॉर्मेशन हो रहा है, लिंचेस्टरियन और पनामा पेपर्स और जहां से भी जानकारी आई भ्रष्टाचार की, उस केसेस का पूरा तफ्तीश हो रहा है। और उस तफ्तीश के साथ आज काम हो रहा है कि एक तरह से नतीजे पर आ जाए, अनेक केसेस दाखिल हो गए। बेईमानी खत्म करने के तक ये चलेगा जुर्म, क्योंकि मोदी जी का इसमें बहुत जहन है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं हाँ बताऊंगा। पनामा पेपर्स हैं, उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम है, उनके पुत्रवधू का भी नाम है। उस तरह कुछ नहीं, जो भी हर एक नाम कोई किसी का भी हो, उसकी जांच होके सही है तो आगे चलेगा, अगर सही उसमें तथ्य नहीं है तो नहीं होगा। नेचर सबसे क्यों यूपीए बदनाम हुई? 2 कारणों से, महंगाई और भ्रष्टाचार, दोनों खत्म 3 साल में। महंगाई पर लगाम लगा। हमारे काल में केवल दालों की कीमतें पिछले साल बढ़ी थी प्राकृतिक आपदा के कारण, इस साल वो भी करेक्ट हो गया। लेकिन अभी जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाओं में आ रहा है कि कुछ गलत लोग उसका फायदा नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, वो तो पहले बहुत उठाते थे, अब तो 50,000 करोड़ रुपए की चोरी डीबीटी के माध्यम से हमने खत्म करी। जैसे यूरिया का केमिकल फैक्ट्रीज में डाइवर्जन होता था, वो खत्म हुआ, 7,000 करोड़ रुपए बचे। मिड डे मील स्कीम में झूठे बच्चे दिखाकर उसका पैसा खाया जाता था, वो आधार से लिंक करने से वो खत्म हो रहा है। जावड़ेकर जी, यूरिया में तो कोई लिंकेज अभी नहीं है ना, डीबीटी, वो तो नीम कोटेड की वजह से। नीम कोटेड की वजह से, अरे यही ना, यानी हमने लाया ना नीम कोटेड, पहले से है। नीम कोटेड 17% था, बट हाँ, अभी हमने 100% किया, नहीं बढ़ाया, नहीं 100% किया। तो 17% in 10 years and 100% in 2 years is an achievement। मैं ऐसा तो फिगर के सिवा नहीं मैं बोलता। तो एक दूसरा एक बड़ा हुआ नेचुरल रिसोर्सेस, कोयला, स्पेक्ट्रम, सारा आर्बिट्रेटरी बांटे, इसलिए आज कोल सेक्रेटरी भी गया जेल में। तो ये जो हुआ हमने सारा ही ट्रांसपेरेंटली किया।
अच्छा कोई कहेगा कोल और स्पेक्ट्रम का तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन बाकी मिनरल्स का नहीं था। जिप्सम, बॉक्साइट, मैंगनीज, all mines are now auctioned. No, nothing is given on arbitrary method. Nothing is on recommendation. Everything is transparency. So, and the money generated thereby is given to the states concerned for development. So that's a new major change. With 112 crores of Aadhaar, 112 करोड़ आधार, 200 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स, 30 करोड़ गरीबों के अकाउंट्स और 20 करोड़ अकाउंट्स नहीं अभी 20 करोड़ से ज्यादा 28 हो गए। हाँ 28 200 बोल दिया ना तो मैं वही बता दिया, मैं 200 करोड़ टोटल हमारे 4 अकाउंट है ना, वो भी मैंने गिना उसमें। मैं आपकी जो आधार जनरल वाली जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आधार लिंक्ड है करोड़ और उसमें 64,000 करोड़ रुपया है। एक मिनट, वो जनधन की आप बात कर रहे हैं। हाँ। मैं आपके और मेरे सेविंग बैंक की भी बात कर रहा हूँ, अकाउंट की। देश में वेयर विदाल क्या हुआ, 125 करोड़ लोगों के 200-250 करोड़ अकाउंट जो है, उसमें गरीब के भी 30 करोड़ अकाउंट जुड़े, वो जनधन के नाम से है, बाकी हमारे सेविंग बैंक के नाम से है। तो उसमें से डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक जाम ट्रिनिटी जो तैयार हुई कि जनधन, आधार, मोबाइल 108 करोड़ है, और 108 करोड़ मोबाइल, अब लिंकेज रोज बढ़ रहा है। मैंने कल मेरे खुद के अकाउंट पुणे गया था तो 3 अकाउंट्स मैंने आधार का लिंक कर दिया, अब इधर का रहा है वो भी करूँगा। तो एवरीबडी इज डूइंग दैट वे। तो लिंक होने से आपका मोबाइल हैज बिकम बैंक एंड पीपल आर यूजिंग इट। डिजिटल ग्रोथ is much rapidly increasing, and that's a good sign. From a cash economy to a less cash economy, from a non-tax compliant society to a tax compliant society, कर चोरी करने वाले से कर देने वाली सोसाइटी में बदलाव करने से लोक कल्याण के लिए ज़्यादा पैसा सरकार के पास जमा होगा। आज 15-17 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है, उसमें से 5-6 लाख करोड़ ही लोक कल्याण के लिए मिलते हैं, बाकी 12 लाख तो यंत्र सरकार का चलाने के लिए ही जाता है। अब ये डबल होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। और ये सारे मेथड, डिमोनेटाइजेशन, करों के सुधार, जीएसटी और डिजिटल, इस सब से करों की कंप्लायंस बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा, तो ये विकास के लिए पैसा होगा। ये एक बड़ा बात है। जैसे आपके 3 उदाहरण, आपका डिपार्टमेंट का मैं आ रहा हूँ लास्ट में, तो 3 उदाहरण देता हूं केवल कि बदला क्या कांग्रेस से। जैसे अभी तक बताया वो तो बदला है। जीएसटी का सभी राज्यों को विश्वास में लेकर एक राय से बना है हर कुछ निर्णय। पहले राज्य अलग अलग थे और केवल हमारे नहीं, कांग्रेस के राज्य भी अपोज कर रहे थे क्योंकि उनको विश्वास में नहीं लिया। अभी इतना एक्स्ट्रा माइल वॉक किया, इतना ज्यादा काम किया, सबके साथ संबंध बनाए कि सभी ने एक राय से किया। दिस इज रियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑन डिस्प्ले। नेक्स्ट, एलईडी बल्ब्स है, सबको मालूम है कि अच्छे हैं और बिजली बचत करता है, बिल की भी बचत होती है, लेकिन लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि 350 रुपये में 7 मेगावाट का बल्ब होता था। हमने सभी उत्पादकों को बुलाया, कहा कि 4 साल में हम 100 करोड़ लेंगे बल्ब। बोलो क्या करोगे, कितने प्राइस घटाओगे? 70 रुपये, 19 रुपये सोलर की। अभी लास्ट 3 रुपीज 60 पैसा आ रहा है, 3 रुपीज आ रहे हैं, 3 रुपीज। तो ये तो बदलाव आया ना, तो क्योंकि अपनी स्केल बढ़ाया। 1 लाख मेगावाट का सोलर बताया तो 3 रुपये पे आए। 100 करोड़ की एलईडी बल्ब लेंगे कहा तो 350 का 70 में आया। तो ये बदलाव हुआ पहला। और दूसरा एक बदलाव हुआ नीम कोटिंग का, तो मैंने बताया। नीम कोटिंग करने से स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है, उससे केमिकल फैक्ट्रीज यूज नहीं कर सकते, चिप चोरी, डाइवर्जन रुका और खाद कम लगता है और फसल थोड़ी ज्यादा आती है। एक अब दूसरा एक हमने बदलाव किया, अटेस्टेशन। सिंपल 2 चीजें। अटेस्टेशन के लिए सरकार के ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है क्योंकि अब सेल्फ अटेस्टेशन हमने मंजूर किया। लाल दिए की बत्ती क्या चीज थी, एक दिन में हमने खत्म कर दी।
क्यों नहीं 60 साल 67 साल होगी? लेकिन अभी वैसी खबरें आना नहीं रुक रही हैं कि लाल बत्ती नहीं ली है तभी भी दादागिरी वाली खबरें तो एक मिनट आप समझ लो, मोदी जी चेंजिंग द बिहेवियर एंड माइंडसेट। स्वच्छ भारत क्या है? 3 करोड़ 80 लाख अगर टॉयलेट बने हैं तो लाखों लाखों गांव ओडीएफ कैसे हुए हैं? सिटी लेकर छात्र और यूथ और महिला, छात्र और यूथ, महिलाएं नहीं उसमें, वो सिटी लेकर जो कोई ओपन डिफेकेशन करेगा उसके यहाँ सिटी बजाते। तो ये जन आंदोलन में बदल गया, तो वो बिहेवियर बदल रहे हैं, वो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा आसान काम केवल एक सरकारी आदेश से काम होने वाला करते ही नहीं, वो जनता की भागीदारी से करते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, ये तो बढ़िया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप तो मिड में आए, मिनिस्ट्री आपकी पहले दूसरी मंत्री चलाती थी, इसमें ये चेंज क्यों करना पड़ा? और एक चीज़ में ऑब्जर्व जो मैंने किया कि हम लोग आते थे शास्त्री भवन की तरफ, प्रेस क्लब या पार्लियामेंट, हर रोज वहाँ बैरिकेड होते थे और प्रदर्शन होते थे। आपके आने के बाद एक तो वो चेंज तो मुझे दिखा कि अब वहाँ बैरिकेड नहीं होते, प्रदर्शन नहीं होते, पहली मंत्री के टाइम पे खूब होते थे। एक तो टू बी फ्रैंक मे बी लिटिल अनकंफर्टेबल, क्यों जरूरत पड़ी आपको लाने की बीच में? और आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये एक जो चेंज, मैं डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो चीज़ें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट एक जो अभी मैं मेरे मंत्रालय पे आता हूँ। पहले तो मंत्रिमंडल किसको क्या काम देना ये तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो किया, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, वो उनका प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन मैं चूंकि छात्र आंदोलन में रहा, मैं ग्रेजुएट का कॉन्स्टिट्यूंसी को, यानी ग्रेजुएट और टीचर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी को 12 साल विधान परिषद में महाराष्ट्र में उनके बीच में से ही चुन के आया। फिर मैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष था महाराष्ट्र में, तो शिक्षा पर बहुत जोर दिया था वहाँ। फिर यहाँ भी मैं एचआरडी कमेटी में था, तो मुझे शिक्षा के बारे में पहले से ही रुचि भी है, संपर्क भी है, और सब विषय मालूम थे, तो मुझे आने का कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा रास्ता ही संवाद का है। अभी भी कोई कभी प्रदर्शन में आया तो मैं चिट्ठी भेजता हूँ, क्या आओ ना मिलो, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, आप बाहर काय के लिए चिल्ला रहे हो, आओ इधर बैठो। मेरा कब मना कर रहा हूँ? कोई भी बात करो, मैं सुनने को तैयार हूँ। जो अच्छी है वो स्वीकार करूंगा, अच्छी नहीं वो बताऊंगा मुंह पर, और बाकी क्या है, चर्चा ही प्राण है। संवाद में ये बदला तो मैंने संवाद, ये मेरी एक ताकत है। लेकिन मैं इसलिए पहले क्या था ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मेरे 4 डिपार्टमेंट्स हो गए। मैं INB भी देखता था, लेकिन मेरा पेरेंट मंत्रालय पर्यावरण था तो वो ज़्यादा देखा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 6 महीने मेरे पास था, राज्य मंत्री राज्यसभा चलाने का। तो वो जो काम देंगे हम करने को हमेशा तैयार रहते। हमने क्या किया बदलाव? मुझे सबसे चिंता हुई कि मैं जिला परिषद में स्वयं पढ़ाऊँ, देहात में पढ़ाऊँ। मेरी माँ प्राइमरी टीचर है, आज भी मेरे यहाँ रहती है, 92 ईयर्स की है, आज भी पढ़ती है, पढ़ाती है। तो जिला परिषद में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। 90 के बाद जो एकदम विस्तार ज़्यादा हुआ सर्व शिक्षा के बाद, और फिर ये सारा, तो उसमें कहीं ना कहीं जिला परिषद के स्कूलों की क्वालिटी गिरती गई। अब ये सब यहाँ आ गया कि प्रथम के या बाकी किसी भी सर्वे में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी, 6ठी का छात्र 4थी के गणित नहीं कर पाता, 5वीं का छात्र 3री का पाठ नहीं पढ़ सकता। ये जो सामने आया, तो हमने ये चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि अगर छात्रों को अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हमने नारा दिया सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी पर जोर दिया। मुझे किसी ने पूछा आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या है, मैंने कहा क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, यही मेरी प्राथमिकता है। तो हमने 4 निर्णय बड़े किए। स्कूल एजुकेशन में लर्निंग आउटकम्स, राइट टू एजुकेशन में क्या हुआ, पहली में जो आया वो 9वीं में जाएगा ही, उसने अध्ययन करो ना करो, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। तो सभी राज्यों की मांग थी कि इसके लर्निंग आउटकम्स वेर मेंशन्ड बट नॉट डिफाइंड, हमने डिफाइन किए। अब हमारा प्रत्येक विषय में, भाषा में, गणित में, विज्ञान में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में हर बच्चे को क्या काबिलियत आनी चाहिए, क्या नया ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसका मापन तैयार किया है। दैट इज लर्निंग आउटकम। और वो लर्निंग आउटकम को हमने बोर्ड पर भी यानी दीवार पर भी लगाएंगे, स्कूल के टीचर्स को हैंडबुक दिया है, और छात्रों के पेरेंट्स को भी देंगे।
छात्रों के पेरेंट्स को भी देंगे कि आपका बेटा 5वीं में है तो उसको ये आना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी नेचुरली बिल्ड्स इनटू सिस्टम। लेकिन ये तो सीधे तौर पे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए बच्चे नहीं, तो इसीलिए टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, पेरेंट की भी होगी, एक तरह से स्टूडेंट की भी होगी, स्कूल की भी होगी। तो सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करना ही लर्निंग आउटकम का उद्देश्य है। नहीं, जैसे आप नियम बना सकते हैं, अभी जैसे आपने 10वीं बोर्ड और उसके लिए वापसी मैं लाया 10वीं का बोर्ड, वो भी उसी का हिस्सा है। मानना ये है कि उससे छात्रों में अपने आप को मतलब परेशान करनी है। 90% अप्रूवल है ये निर्णय का समाज में सभी से, ये किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि बहुत दबाव होता है। नहीं तो दबी नहीं होता वो, देखो दबाव काहे से आता है जब ग्रेडिंग करते हो, जब लेकिन एक चैलेंज चाहिए ना, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो दौड़ कैसे करोगे? तो उसमें तो दौड़ना चाहिए, उसमें किसी को श्रेष्ठहीन नहीं देखना चाहिए। अब हमने एक तीसरा निर्णय लिया कि 5वीं और 8वीं में बच्चे को रोकने का अधिकार हम राज्यों को दे रहे हैं, लेकिन उसके 2 शर्तें हैं। एक, मार्च में परीक्षा होगी, उसमें फेल हुआ तो जून में दूसरी परीक्षा होगी, और जून में भी फेल हुआ तो फिर उसको रोकने का अधिकार हम राज्यों को दे रहे हैं। तो 25 राज्य चाहते हैं ऐसा करना और 4 राज्य चाहते नहीं है कि ऐसा करना, तो उनकी मर्जी, हमने राज्यों को अधिकार दे दिया। वो 4 राज्य कौन से हैं जो इसमें नहीं, वो शायद केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र। लेकिन हमने केरल में यूनानिमसली निर्णय किया कि सभी शिक्षा मंत्री थे, सभी ने निर्णय किया कि इसका अधिकार राज्यों को देना ये अच्छा रास्ता है, तो हमने कर दिया। अब उसका बिल पार्लियामेंट में आएगा इस सेशन में। जैसे आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और एक चौथा किया ना, टीचर एजुकेशन का रिफॉर्म। पहली शुरुआत की कि इस साल एक भी नया बीएड डीएड कॉलेज नहीं खोलेंगे, तो बंद किया। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग डीएड बीएड कॉलेज है उनसे एफिडेविट मांगा, जानकारी नहीं, एफिडेविट लिया वीडियोग्राफी के साथ कि कैसा कॉलेज है क्या नहीं। 7,000 लोगों कॉलेज के आए, 5,000 के नहीं आए, उनको शो कॉज नोटिस दिया। अब 3,000 दौड़ के आ गए। अभी जो बचेंगे नहीं देंगे उनकी मान्यता समाप्त करेंगे और कुछ सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करेंगे। उसके बाद उनकी भी जो जहाँ अच्छा, अब पढ़ाने का काम, जो डीएड बीएड में मुख्य क्या है, तो पाठ लेना, यानी क्लास पर जाकर टीचिंग करना, लेसन लेना, यही तो मुख्य है। अब वो कैसे करेंगे हम? जिला परिषद स्कूल में ही, सरकारी स्कूलों में ही लेसन लेना पड़ेगा। सरकारी स्कूल का मास्टर भी उसका परीक्षक होगा और स्टूडेंट का भी फीडबैक का फॉर्म होगा, तो स्टूडेंट का भी फीडबैक लेंगे। तो अब ऐसा आसान नहीं रहा, उसको प्रत्यक्ष काम करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी वो अच्छा टीचर बनेगा। और टीचर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर रहे हैं हम। 12वीं के बाद 4 साल में बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड जो भी करना है कर सके। तो टीचर होने के लिए जैसा लॉ 5 साल का है, वैसे हम 4 साल का ये करेंगे, ये बड़ा कोर्स इंटीग्रेटेड। अच्छा, ये जो सवाल आया है इसके बीच में काफ़ी हंगामा हुआ है, जो एमफिल और पीएचडी की सीटें कम करने। नहीं, पहले तो देश में 800 यूनिवर्सिटीज है। हाँ, 799 यूनिवर्सिटीज यूजीसी के रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में ऐसी कैसी पद्धति आ गई कि यूजीसी को हम फॉलो ही नहीं करेंगे। जेएनयू का, हाँ, तो वो फॉलो नहीं करते थे, फिर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का रेगुलेशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, हाँ, सीटें कोई हमने कब नहीं की। ऐसा है, एक प्रोफेसर कितने पीएचडी स्टूडेंट को गाइड कर सकता है? हाँ, तो नियम है 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। यहाँ 40 को गाइड कर रहा है। पीएचडी का कोई क्लासरूम होता है? पीएचडी तो इंडिविजुअल टीचिंग है, कैसे करोगे 24 घंटे में 40 स्टूडेंट्स को? बाकी क्या पढ़ाओगे, बाकी क्या रिसर्च करोगे? यानी पूरी सिस्टम को हाईजैक करके लिया था। तो कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का करेक्ट है, यूजीसी का आपको मानना पड़ेगा। एक अच्छा, दूसरा क्या हुआ, अभी जो सीट कट दिखाई दे रहा है वो तो गलत तरीके से बढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सही तरीके से बढ़ाएंगे। फर्क इतना ही है, हम भी सीटें बढ़ा रहे हैं, हम सही तरीके से बढ़ाएंगे। पहले गलत तरीके से बढ़े थे, एक प्रोफेसर 40 करेगा, 30 करेगा, 20 करेगा, ये गलत तरीका था।
हम प्रोफेसर की संख्या बढ़ा रहे हैं। आपको पता है जो इतना प्रोग्रेसिव बात करते हैं, उस विश्वविद्यालय में दलित और आदिवासी और दिव्यांगों की प्राध्यापकों की भर्ती नहीं हुई थी 10 साल। वो मैं कर रहा हूं। 300 प्राध्यापक नहीं आएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग। तो इतनी भर्ती क्यों रुकी? अब जैसे आएंगे वैसे पीएचडी की संख्या पिछले साल से ज्यादा होगी। कुछ पार्लियामेंट में आपने बोला ना कि आगे सालों में कुछ आगे अभी दिसंबर से। हाँ? तो ये फिर इतना मतलब उसमें जो रैंकिंग में वो फिर इतने ऊपर कैसे आ जाती है? नहीं बहुत, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अरे आपको तो बहुत पता है और एक चाले में मैंने भाषण में कहा कि जेएनयू को पुरस्कार जो मिला है वो अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है इस नारे के लिए नहीं मिला है, देश विरोधी देश तोड़ने के नारे देने के लिए नहीं मिला है, कैंसर पर दवाई का शोध करने के लिए मिला है, पोल्यूशन पर उपाय करने वाला शोध करने के लिए मिला है, बायोटेक्नोलॉजी में अनेक शोध नए लगाए हैं उसके लिए है, जिसकी खबरें नहीं आती, जिसकी खबरें आती है उसके लिए नहीं मिला है। नहीं, ये अच्छी बात आपने कही है कि वहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक अच्छे ही हो रहे हैं। तो उस तरह से पेंट देखिए बड़ा कन्फ्रंटेशन है, सड़कों पे बात आती है, मीडिया में भी आती है। एक मिनट, 7,000 स्टूडेंट है। हाँ। अब 700 स्टूडेंट हाँ। मैक्सिमम जमा होते हैं। उसको अगर यूनिवर्सिटी कोई समझेगा तो गलत है। इसीलिए तो ना फिर पूरी यूनिवर्सिटी को उस तरह से बैड तो पिक्चर में इसलिए हमने अच्छा जो रैंकिंग है उनका दिया, लेकिन ये भी कहा कि ये रैंकिंग उस अच्छे काम के लिए मिला है जिसकी न्यूज नहीं आते, जिसकी न्यूज आती है वो अच्छा काम नहीं है, उसके लिए नहीं मिला है। तो ये यूजीसी के भी लेकर के कुछ है कि उसमें भी कुछ उसका जो सिस्टम है उसमें कुछ यूजीसी में हम बहुत चेंज कर रहे हैं। हाँ। हमने बजट में इस बार घोषणा करी कि यूजीसी का कंप्लीट रिफॉर्म होगा। हम क्या कर रहे हैं, यूजीसी के कभी भी दिन में उठकर एक पत्र निकलता था, एक रेगुलेशन निकलता था, हमने ये सिस्टम बंद कर दी। अब जो अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज या कॉलेज होंगे उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, जो अच्छे नहीं है उनको ज़्यादा रेगुलेशंस रहेंगे। ये फर्क कर रहे हैं एबीसी एक तरह से, कि ए कैटेगरी को लेस रेगुलेशन, मोर फ्रीडम। जैसे कुछ लोगों की डिमांड होती है कि यूजीसी बी कैटेगरी को आधा आधा और सी कैटेगरी को ज्यादा रेगुलेशन, कम आजादी। अच्छा, एक इसमें पॉइंट है कि जो हायर एजुकेशन को लेकर के प्राइवेटाइजेशन ये सब जो चीजें हैं, इसमें एक एजेंसी है नेशनल एक्रेडिटेशन जो देती है, नाको का कुछ बनाया उन्होंने जो है नैक और एनआईआरएफ। तो ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी तो मेरे ख्याल से नहीं है, एक ऑटोनोमस उन्होंने अपनी तरह से किया है, और तमाम सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो रैंकिंग है उससे जो उनको मिलता है वो रिकग्निशन, उसको लेकर के काफी प्रचारित करते हैं। बिकॉज नाउ देयर इज कंपटीशन अमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो, ज्यादा स्टूडेंट लेने के लिए वो सब जो है, क्योंकि फीस बहुत महंगी है इवन सिंपल ग्रेजुएशन में भी। तो आप लोग उनको ये जो एक्रेडिटेशन वाला जो है उसको कितना रिकग्निशन मैं बताता हूँ। हाँ। नैक का एक हमारी संस्था है, हमारी संस्था लेकिन ऑटोनोमस होती है, जैसे जेएनयू हमारी संस्था है लेकिन ऑटोनोमस है, वैसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय एकेडमिक फ्रीडम है, एकेडमिक ऑटोनॉमी है। हम तो आईआईएम को बिल देकर, बिल आया है कि कुछ भी नहीं करेंगे हम, फिर भी पैसा देंगे, लेकिन हम केवल सीए जो ऑडिट करेगा इसके सिवा कुछ भी हम नहीं, डायरेक्टर नियुक्ति नहीं करेंगे, किसी सदस्य को नहीं नामित करेंगे, एवरीथिंग दे विल चूज। तो ये हमने कर दिया है बिल, यह ऑटोनॉमी में मैं विश्वास करता हूँ। अब हमारी क्या मुद्दा है कि नैक रैंकिंग एक देश में 10 साल से स्थापित हो गया, और एक एक्रीडेशन है कि एक संस्था कैसा अच्छा कर रही है, और एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, वो कोर्सेज को एक्रीडेट करता है और ये संस्था को एक्रीडेट करती है। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है एनआरएफ, वो इतने संस्थाओं में आपका नंबर कितना है ये बताती है। तीनों क्वालिटी के मार्क्स है, एक कोर्स का करता है, एक इंस्टीट्यूट का करता है, और एक अमंग इंस्टीट्यूट का अमंग विद अदर्स रैंकिंग करता है। तो वो रैंक है, ये एक्रीडेशन है। ये तीनों उपाय महत्वपूर्ण है, इसमें भी बहुत सुधार हम कर रहे हैं। क्वालिटी चेक्स ऐसे हो कि जिसमें पारदर्शिता हो और सही क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो, ताकि किसी का गलत होकर अच्छा न दिखे।
और अच्छा होकर गलत ना दिखे। तो ये हम कर रहे हैं, तो ये एक लाया है। हमने सबसे उच्च शिक्षा में जो मुख्य काम किया है कि शोध और अनुसंधान पर जोर दिया है, और शोध और अनुसंधान में हमने 4 उपाय किए हैं। एक, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी तैयार की है, 2000 के बजट सपोर्ट से 20,000 करोड़ मार्केट से खड़े कर रहे हैं, और 3 साल में 20,000 करोड़ अच्छे शोधकारी संस्थाओं को रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करने के लिए देंगे। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ 20 तैयार कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड क्लास मिलेगा, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस कहेंगे। तीसरा, ज्ञान कोर्स शुरू किया है, विदेश से प्रोफेसर्स आते हैं और एक कोर्स 2 या 3 सप्ताह रह के यहाँ एक कोर्स पूरा करते हैं, लेक्चर देते हैं, ट्यूटोरियल देते हैं, मटेरियल देते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं और उसका एग्ज़ाम भी होता है। तो ये 2-2, 3-3 सप्ताह का अच्छा कोर्स, 40 लेक्चर्स होते हैं, तो लोग बहुत खुश हैं। 200 आए थे पिछले साल, इस साल 600 आ रहे हैं, तो ये भी एक इंटरेक्शन बढ़ रहा है। चौथा, हमने एक हैकाथॉन किया जिसमें 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज के 42,000 छात्रों ने भाग लिया। 6-6 लोगों की छात्रों की एक टीम बनी। 30 मंत्रालयों ने 600 प्रॉब्लम्स दिए थे जिसके डिजिटल सॉल्यूशन की तलाश है। उस पर उन्होंने अपने चॉइस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, उस पर 3 महीने काम किया, फिर उनका परीक्षण हुआ। उसमें जो बहुत आगे बढ़े थे ऐसे 10,000 छात्र यानी 1100-1200 टीम्स को इकट्ठा, 1600 टीम को इकट्ठा बुलाया, और इकट्ठा यानी 28 केंद्रों पर बैठे वो, और 1 और 2 अप्रैल को नॉनस्टॉप 36 घंटे उन्होंने काम किया। 3 महीने का पहला काम था, अब 36 घंटे का काम किया, और एक प्रोडक्ट के रूप में कोड वगैरह तैयार करके डिजिटल सॉल्यूशन तैयार हुआ। उसमें 200 सही सॉल्यूशन पाए गए, बहुत बेहतरीन आविष्कार। दूसरा, इंडस्ट्री और एकेडमी संपर्क नहीं था, तो इंडस्ट्री एकेडमी के लिए हमने उच्चतर आविष्कार योजना करके एक योजना की, तो 200 से ज़्यादा उद्योगों ने अपने जो समस्याएं हैं वो बताई है, और टीचर, फैकल्टी और स्टूडेंट की टीम्स बनी है IITs में, और वो उस पर काम कर रहे हैं। उसको फंडिंग सरकार कर रही है, इंडस्ट्री भी कर रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा पार्टनरशिप पहली दफ़ा हो रहा है। तीसरा, एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक इम्प्रिंट करके एक इनिशिएटिव दिया, तो 10 क्षेत्रों में कहा कि जिसमें रिसर्च प्रपोजल जिनके हैं वो दे दें, तो प्रोफेशनल्स भी, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, सब ने दिए। उसमें से 1500 प्रपोजल आए, 290 प्रपोजल फाइनल किए, उसको 1500 करोड़ रुपए तक खर्चा हम करेंगे, और वो पहली दफ़ा इस तरह का सरकारी फंडिंग से पब्लिक रिसर्च हो रहा है, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ। फिर हमने रूसा करके एक कार्यक्रम होता है, हज़ारों करोड़ रुपए पिछले 4-5 साल में खर्च करके सभी 3000 कॉलेजेस को, और जो दूर दराज में है लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनको और रिसर्च लैब तैयार करने के लिए, उनको एकेडमिक ब्लॉक बनाने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दे रहे हैं, और वो हो रहा है। एक टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है टेक्निकल एजुकेशन का, तो उसमें इस साल सारे बीमारू राज्य, हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान, इन राज्यों को 2600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पहले दक्षिण के राज्य और पश्चिम के राज्य हो गए हैं, तो अब ये टेक्विप 3 है, तो उसमें ये करेंगे। तो हर स्तर पे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये हमारा उच्च शिक्षा का है। 3 करोड़ छात्र हैं, और स्कूल सिस्टम में 26 करोड़ छात्र हैं। अभी सरकारी स्कूल जिला परिषद के खराब हुए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय अच्छे चल रहे, नवोदय विद्यालय अच्छे चल रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर्स का ट्रेनिंग, इन सर्विस, इंडक्शन, प्री सर्विस ट्रेनिंग के बाद इंडक्शन, और इन सर्विस ट्रेनिंग, और सब टीचर्स साथ में रहते, तो एक अलग माहौल बनता है। जो हायर एजुकेशन है उसका एक इशू है कि बहुत कॉस्टली हो गया है, और जो लोअर मिडिल क्लास है, इवन मिडिल क्लास, अगर हम मेजोरिटी पॉपुलेशन जाए तो वो तो और नीचे है, कैसे अफोर्ड करेंगे? बिकॉज प्राइवेट का पहले तो सरकारी एजुकेशन जो है अपने देश में बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे 38 है,
उसमें 2 लाख छात्र हैं। हर छात्र पर 2.5 लाख रुपए साल का खर्चा होता है और वो 15 रुपये फी महीने का देता है JNU में। तो 6 साल रहता है तो 15 लाख रुपए का। मैं सब जगह जाके ये कह रहा हूँ कि छात्रों याद करो, समाज का आप पर ये उधार है और आपको सोशल एंगल रखना पड़ेगा। कुछ भी काबिलियत हासिल करोगे, कुछ बनोगे, तो जिस गरीब ने आपको पढ़ाया है उसका याद करो। यानी ये बच्चे जो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ रहे, DU में, JNU में, वो जो 11वीं 12वीं में स्कूल में फीस देते थे वो 5,000 से 20,000 तक दे रहे और महीने की, और या महीने का 15 रुपये दे रहे। तो ये एक तरफ। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे छात्र हैं, गुणी है, लेकिन उनको नहीं, तो हमने IIT में 3 निर्णय किए। शेड्यूल ट्राइब को और BPL को और दिव्यांगों को फीस भरना ही नहीं है, यानी रिफंड नहीं, फीस भरना ही नहीं। जो 5 लाख से नीचे उनको 2/3 रिविजन दिया, और 9 लाख के नीचे जिनका आय है उनको ये दिया है एजुकेशन लोन। अब बाकी जगह भी पिछले 1 साल में हमने 2400 करोड़ रुपए, 3 साल में 2400 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी दी है। जो 5 लाख से जिनकी आय कम है, 4.5 लाख से, तो उनको हमने ये कम दिया, क्या दिया, इंटरेस्ट उनका सबवेंशन हमने किया। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मदद है। तो इस तरह से गरीब भी पढ़े, जो गुणी है वो पढ़े, और सरकारी में एकदम इतनी 15 रुपये फी और दूसरे प्राइवेट में 15,000 रुपये फी, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। यहाँ भी उतनी है कॉस्ट, लेकिन यहाँ हम ले नहीं रहे। वो तो प्रॉफिटिंग भी है। नहीं, प्रॉफिटिंग है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, 2.5 लाख रुपए महीने का 20,000 रुपये। ये फीस फिजिबल नहीं है और कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन होना चाहिए। 20,000 रुपये वाले का जो है एग्जॉर्बिटेंट जो वो तो, जो 20,000 से ज्यादा लेगा वो तो एग्जॉर्बिटेंट हो गया। लेकिन 20,000 महीने की फी, ये तो खर्चा आज JNU DU पे कर रहे हैं हम, या बाकी सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतना खर्चा करके फीस नहीं ले रहे। तो मैंने कहा 15 भी क्यों लेते हो, 0 लो। 15 लेने का मतलब क्या, 15 लेने के लिए जो खर्चा लिखा पढ़ी करने का खर्चा ही ज़्यादा होगा, कोई मतलब नहीं। तो इसका भी विचार समाज को कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो आज हम उच्च शिक्षा की क्वालिटी बढ़ा रहे, इसलिए मैंने 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का एकेडमिक और रिसर्च ऑडिट ऑर्डर किया है, और वो प्रोग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे नामी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उसमें शामिल हुए हैं। उनकी टीमें 12 विश्वविद्यालयों का दर्जा कैसे सुधरेगा, यह हमारा मुख्य चिंता है। जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल IITs की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारे IITs पाइपलाइंस में भी कुछ खुल गए हैं, एम्स खुल गए हैं, लेकिन वहाँ की गुणवत्ता को लेकर बहुत अच्छा संतोषजनक नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं, माफ करो, अपने IITs वर्ल्ड में रिनाउंड इसलिए है, नहीं नए भी, नए तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एम्स का मुझे पता नहीं, एम्स का मुझे पता नहीं, एम्स मेरे मंत्रालय में नहीं आता, वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखती है। IITs धारवाड़, जम्मू और गोवा और सब जगह जहाँ निकले, वो सभी हमारे बहुत ही अच्छे, वहाँ पर वही फैकल्टीज और मतलब नहीं, उसको एक एक हम अभी हमने 6 नए IIT जम्मू, भिलाई, धारवाड़, गोवा, पलक्कड़, तिरुपति, सभी जगह में जाके आया, सभी जगह अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्योंकि इसमें एक पॉइंट जो आ रहा है, डेफिनेटली अच्छा हो रहा है, जो मार्केट है, मार्केट मतलब जो उनको हायर करेंगे, जो लोग, जो कंपनियां हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो या MNCs हो, वो उस तरीके से उस टैलेंट को उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खासतौर से नए जो IIM खुले हैं और इवन IITs में जो प्लेसमेंट का लेवल है या जो ऑफर्स हैं, जिस तरीके का वेजेस के जो ऑफर्स हैं, वो पुराने वालों के एटमायर को नहीं ले रहे हैं। ऐसा है, पुराने IITs को 20-20 साल हो गए, तो अभी इनका तो पहला बैच बाहर आना है। ये 6 तो अभी शुरू हुए, किसी का पहला साल चल रहा है, किसी का दूसरा साल चल रहा है, तो इनकी तो बैच बाहर आएगी, लेकिन तब तक ये सब वेल एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो मुझे वो चिंता नहीं है। IIMs अपने ताकत पर है, हमने 7 नए IIMs खोले, सिरमौर, नागपुर, संबलपुर, अमृतसर, बोधगया, जम्मू, विशाखापट्टनम, बहुत अच्छा चल रहा है। एक IIT की कर्नूल में,
2 आइसर किए तिरुपति और बेरामपुर में, एक नया NIT किया वो टिपिकुडम आंध्र में, और एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में। तो एक्सपांशन हायर एजुकेशन का भी एक आप ही की सरकार के बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले। उनका कहना था कि एजुकेशन और जॉब दोनों बड़ा क्लोजली लिंक है, सबको पता है। और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें, राज्य की हो केंद्र की हो, बड़े बड़े जब जो पॉलिटिकल प्लैंक लेते हैं वो कहते हैं मैंने इतना हाईवेज बना दिया, मैंने इतने एयरपोर्ट बना दिए, मैंने ये कर दिया। कोई पब्लिक के पास, बिकॉज यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, उस तरह से नहीं जाते कि हमने इतने मिलियन बच्चों को इतना बढ़िया एजुकेशन देके काबिल किया, उनको रोजगार मिलेगा। तो इसका प्रिंटिंग हो रहा है, प्रिंटिंग हो रहा है, प्रिंटेड बुकलेट आएगी। भाषण में कोई ये नहीं कहता, यही मैं कहता हूँ, और उसको क्लेम नहीं करता। बट नहीं, मैं तो मानता हूँ शिक्षा के 3 उद्देश्य। विषय का ज्ञान एक हिस्सा है, कौशल एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन अच्छा इंसान पैदा हो यह मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए भले इंसान का पैदाइश होना ये एजुकेशन का अल्टीमेट एम है। और ये कौशल और सब्जेक्ट नॉलेज ये आता रहता है, ये बढ़ता भी रहता है, लेकिन वो मूल्यों को, मानवता के मूल्य है वो एक ही होते हैं, और वो उसमें इम्बाइब हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, डिग्निटी ऑफ लेबर रखे, जेंडर पैरिटी को समझ ले, फिर सदा एक सत्य बोलने का महत्व, अहिंसा का महत्व, भाईचारे का महत्व। तो यही मुझे लगता है वैल्यूज है, वो भी शिक्षा में आएंगे। एक चीज की मतलब इतना सब होने के बावजूद भी हमेशा एक आरोप रहता है कि भगवाकरण किया जा रहा है। मुझे पर किसी ने आरोप नहीं लगा, तो क्या हमने कुछ नहीं, एक भी खबर नहीं आई और एक भी बदलाव मैंने किया नहीं अभी कुछ ऐसा कि जिस पर कोई कहेगा। हम तो कोई भाषा ना थोपना चाहते, ना कोई विचार थोपना चाहते, ना कोई किताब थोपना चाहते। हम चाहते हैं कि खुले दिमाग से अच्छी अध्ययन करो, अच्छी काबिलियत पैदा करो, भारत के लिए प्यार करो, ये कहते हैं नेशन फर्स्ट।